चलिए, आज का हम शुरू करते हैं। कल हमने जो ख़त्म किया था, वैसे तो इरेगुलरली और रेगुलरली इरेगुलर जो था वो हमने कंप्लीट किया था और इरेगुलरली इरेगुलर भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो ये दोनों ताल बहुत ज़रूरी हैं। और क्यों ज़रूरी हैं? यदि आपको ये ताल समझ आ गई, तो मैं बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, आपको ईसीजी करना आ गया। आप ईसीजी कर सकते हो। किसी व्यक्ति की ईसीजी के बारे में बता सकते हो आप, बिना उसकी ईसीजी देखे, कि आपके हार्ट में क्या चल रहा है, कौन सी वेव में गड़बड़ है, कहाँ पर गड़बड़ है। सर, ये टॉपिक से रिलेटेड कल मैंने एक एक पेशेंट को देखा था। ऑलमोस्ट 63 होंगे। तो न्यूरो के लिए मैं जब आपने फोन किया था तब उनको ट्रीटमेंट ही खत्म करी थी। तो मैंने सबसे पहले जाके उनको स्टमक एम्प्टी था तो पूछा, तो मेल है। तो मेरी मैडम है, उनके हस्बैंड है, उनको हेल्थ इश्यू थे काफी। तो मैं हफ्ते में कभी एक बार, कभी ऐसे बहुत बिजी हैं, काफी बड़े लोग हैं, तो जाके दे देती हूँ। तो उनको काफी फायदा है। वैसे तो बाकी चीजें भी करते हैं वो, योगा और ये फिजियो वगैरह, वैसे वैसे फिट है। तो उनकी मैं पल्स देख रही थी। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था, जब पल्स देखा था तो आपसे डिस्कस किया था कि तीनों ही एकदम ज्यादा हाई थी। और कल मैंने नोटिस किया उनकी थोड़ा सा वात में वो हाई था ही, लेकिन पित्त में जैसे मैं काउंटिंग कर रही थी मिनिमम 30 बीट्स, ऐसा रेगुलरिटी डेट चेक करने के लिए। तो पित्त वाले में आफ्टर 20-22 बीट के बाद हल्का सा रुक के फिर से चालू हो रही थी। बाकी कफ में भी थोड़ा फास्ट ही था। और तीनों को साथ में हल्का सा भी ऐसे टच करे तो ऐसे पूरा लहर जैसी जा रही है ना, तीनों में एक जैसा सा वर्टिकल लहर सा ऐसा फील हो रहा था सर। मैंने जस्ट देखा, मैंने कहा सर अभी कमेंट नहीं बताऊंगी, मैं जब एकदम मास्टरी हो जाएगी जब तब मैं आपको बताऊंगी, उस दिन आपकी पूरा बताऊंगी बोल के जस्ट मैंने ऐसे करके फिर अपना न्यूरो उनको अच्छा, दिया। उनको वैसे बहुत फायदा होता है, इसलिए। हाँ जी। अभी उनको प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है? उनको सर वैसे बीपी वैसे हाई रहता था, उसकी दवाई लेते, अभी नॉर्मली है। और अच्छा, उनको अब आप हाँ जी। चलो इसी बात से आप कनेक्ट करिए, केवल इतनी सी बात से, कि बीपी हाई रहता है और उसकी दवाई लेते हैं। हाँ बीपी हाई मीन्स कि ब्लड प्रेशर का फ्लो हाई है, हाँ जी। तो उसकी लहर कैसी आएगी? फास्ट होएगी ना सर। फास्ट होएगी, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। और जब बीपी हाई है तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो हार्ट में कहीं प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? यस और सर। हार्ट में प्रॉब्लम आएगी तो या तो इरेगुलरली मतलब इरेगुलर पल्स होगी, या रेगुलरली इरेगुलर पल्स होगी। उनमें से एक तो कहीं ना कहीं होगी।
हाँ जी। ठीक है जी। हाँ, जैसे कभी भी पूछेंगे ना तो नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ना, पूरा अपना उसके बारे में कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा तो नहीं। पहले बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते थे उनको, तब से मैंने स्टार्ट किया था जब मैडम ने बोला कि उनको सोते समय भी बहुत क्रैम्प्स आते हैं बोल के, और चलने को भी नहीं होता, हर 10-15 मिनट में क्रैम्प्स आते थे। तो फिर मैंने अभी 1-2 साल से उनको ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो ठीक हाँ, है। तो अभी आप देखिए ना, अच्छा। क्रैम्प्स आ रहे थे यानी कि कैल्शियम कम था, हाँ हार्ट की जी, वो तो। मसल्स भी वीक थी, है ना? तो हाँ जी, हाँ जी। आपने एकदम सही पकड़ा। हम्म। बस हम्म। नाड़ी क्या कहती है, देखो, समझो और रोग से जोड़ो। हाँ जी, हाँ जी। मैं उनको मोस्टली, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े ये है, बिल्डर है ना, तो स्ट्रेस तो बहुत ही है उनको लाइफ में, तो फिर मैं सेरोटोनिन से, ऑक्सीजन से स्टार्ट करती हूँ। तो बोलते ओवरऑल उनको मिस काफी एकदम हल्का लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोलते हैं हमेशा भी रिसेंटली। हाँ, और क्रैम्प्स है तो ना? बहुत ही हो वो गई है, 120 वो ये DCC में अभी। बात, ये मतलब ये एक तरीके से सही भी है कि बंदा पॉजिटिव रहे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन दूसरी तरीके से ये गलत भी है कि आपको अपना रिव्यू देना चाहिए, हम्म। है ना? नहीं, हमेशा जैसे आप बीमारी के बारे में आप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो मतलब कोई दूसरा बंदा एफर्ट लगा रहा है आपके लिए, तो उसके लिए रिगार्ड तो मेरे हिसाब से, या फिर अपनी कम से कम अपना ये बताना तो बनता ही है कि मेरे को ये लगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई वैसे वो ट्रीटमेंट आप किसी को दे रहे हो, आप सेशन ट्रीटमेंट खत्म किसी को होता दे रहे हो और उससे कहो नहीं मैं ठीक है, आपने दे कर दिया ठीक है, अब बीमारी कुछ ठीक हुई, बोले कि नहीं अभी तो मेरे को बीमारी है ही नहीं, तो क्यों ट्रीटमेंट ले रहा है भाई, फिर क्यों परेशान हो रहा है कि नहीं नहीं? वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म, कोई नहीं, तो मतलब अच्छा, हम्म, अच्छा हम, अच्छा देखो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जो अभी रिदम की जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली में दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये मैं आपको अभी से मैं बता दूं, इस टॉपिक को हम आश्रम में भी रखने वाले हैं, क्योंकि इसी रिदम से आप ईसीजी सीखते हैं। छोटी बात तो नहीं है ना ईसीजी को पढ़ना, मेरे हिसाब से ईसीजी की हुई ईसीजी नहीं पढ़नी आती, जो ईसीजी कर रखी है ना उसकी रिपोर्ट दे दें तो वो नहीं पढ़नी आती। और हम आपको ईसीजी पढ़ना नहीं भाई, उसी को चेक करना सिखा रहे हैं कि ईसीजी में कहाँ फॉल्ट है। सर एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे? इरेगुलरली, इरेगुलरली रेगुलर, और रेगुलरली कैसा बोला था दूसरा? मैं रेगुलरली। दोनों के दोनों आज फिर दोनों से के दोनों आज फिर रिपीट से करूंगा, चिंता मत रिपीट करो। करूंगा, चिंता मत करो। ओके। हाँ, दो चीजें हैं, रेगुलरली, इरेगुलर। रेगुलरली, इरेगुलर मतलब कि जो नाड़ी की वेव्स हैं वो आपको दिख रही है, उसकी मतलब जो बीट है वो आपको महसूस हो रही है, लेकिन हर सेकंड थर्ड या फोर्थ धड़कन के बाद एक फिक्स्ड गैप है, कोई पल्स मिसिंग है। और ये जरूरी नहीं है कि हर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बाद ही हो सकता है जैसे आपने फील किया कि हर 20 के बाद गायब हो रही थी, वो कहीं भी, मतलब 60-80 में से
कहीं न कहीं एक के बाद मतलब मिसिंग होगी। जो उसकी एज है, उस एज के अकॉर्डिंग जितनी हार्ट बीट उसमें होनी चाहिए 1 मिनट में, पर मिनट में, उनमें से कहीं न कहीं एक जगह से गायब होगी। और वो उसी सीक्वेंस में, उसी पैटर्न में गायब होगी। वो कबूतर वाली कहानी सुनी है आपने? एक कबूतर था, वो कबूतर पिंजरे में बंद कर दिया, तो क्या था कि वो कबूतर लेज़ी हो गया था, तो उसको पिंजरे में बंद करके दाना-पानी बंद कर दिया, वो उड़ता नहीं था। तो अब उसके लिए रूल ये लागू कर दिया कि भाई तू घूम के आएगा तो तेरे को 1 दाना मिलेगा, तो भूख तो लगेगी। तो वो ऐसे वो जस्ट कम पिंजरे में घूमता, 1 दाना मिल जाता। तो अब कुछ टाइम बाद उसकी थिंकिंग यही हो गई कि जैसे ही वो घूमेगा, 1 दाना आएगा, घूमेगा, 1 दाना आएगा। तो उसके बाद से उसको बाहर निकाला, तो बाहर भी उसकी सोच यही थी कि घूमेगा तो दाना मिलेगा, घूमेगा और दाना मिलेगा। तो वो घूमता, दाना मिलता, ऐसे बड़ा दायरा करते गए और उसका लेज़ीपना मतलब उसका हटाया। वो उसका जो आलस्य था वो उसका हटाया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में, माइंड में ये फिट हो गया ये बात कि यदि घूमेगा तो ही दाना मिलेगा। ठीक है जी। तो ये बात तो आप पे भी लागू होगी भाई। क्लास का जो दाना है, आप लोग बताएंगे कि हमने क्या सीखा, तभी दाना मिलेगा। नहीं। और मैं ये ना ये ईगो के साथ कह रहा हूँ, ना मैं आपको धमकाने के, ना मैं आपको किसी और से, मैं मेरा पर्पज केवल इतना सा है कि दिस इज इम्पोर्टेंट एंड डिवाइन नॉलेज। ठीक है। और हमने जिनसे सीखा या जिन गुरुओं से हमने सीखा, उन्होंने हमें यही बताया कि ऐसे ही आलतू-फालतू नत्थू मतलब ऐरे-गैरे नत्थू खैरे, उनका वर्ड यही था। आलतू-फालतू ऐरे-गैरे नत्थू खैरे लोगों के लिए नॉलेज नहीं है। जो लोग हार्ट से, दिल से इसको लेना चाहते हैं और जो लोग इस नॉलेज की रिस्पेक्ट करते हैं, देने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये नॉलेज है। ऐसा हमें सिखाया गया, ऐसा हमें बताया गया। ठीक है जी। और वो चीज़ मुझे आपको भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप कल को आप मास्टरी करके किसी और को सिखाएँगे, तो आई थिंक आपको भी उनको बताना पड़ेगा कि भाई उन लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि यदि आपने ये चीज़ गायब कर दी, तो फिर तो मतलब वो बोलते हैं ना, तलवार जैसे हथियार का जो लाइसेंस है हर किसी को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो किसी को भी मार देगा, वैसे ऐसे नहीं थोड़ी ना है कि उसका वो उसके सब चीज़ें चेक होती हैं, तब जाके लाइसेंस मिलता है। तो ये भी एक हथियार है। ठीक है जी। ऐसे हाँ जी। तो ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग ज़रूर इसके ऊपर मेरे हिसाब से फ़ोकस करेंगे। ठीक है? और इसके ऊपर फ़ोकस करेंगे, नेक्स्ट टाइम से हम जो है ना पहले 10 मिनट आगे से मेडिटेशन के लिए करेंगे। ठीक है? जो नाड़ी के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, और मेडिटेशन हम तब से स्टार्ट करेंगे जिस दिन से सब लोगों के रिव्यू आना स्टार्ट होंगे। है ना? और लोग अपना क्लास में मतलब फीडबैक दें, कल हमने क्या किया था। ये ऐसा एक मतलब वो होना चाहिए। आप 2 सेकंड क्लास के, फर्स्ट क्लास के बच्चे नहीं हैं कि हमें मतलब इस बात से डरना पड़े कि कहीं कोई टीचर मतलब हमें गलत ना हो जाए और टीचर ऐसा ना कर दें। ठीक है जी।
तो इस बिहेव को छोड़िए, आप एक बहुत अच्छे और उस समाज से आप आते हैं जहाँ बहुत रिस्पेक्टफुल लोग हैं और आपको उस समाज में रहना है जहाँ लोग बीमार हैं, उनको ठीक करना है और आप उस नॉलेज के साथ जी रहे हैं, जिस नॉलेज की बहुत रिस्पेक्ट है। तो उसके लिए कम से कम इतना तो मन में होना ही चाहिए कि नहीं, मेरे को ये काम करना है, बस। क्योंकि जब आप मेडिटेशन भी करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से वो रिस्पेक्टफुली होता है, एकदम फुल्ली रिस्पेक्टफुली। उसका जो कॉज है, ये जो मुख्य जो एम है, जो वो आप जानेंगे, वही होता है कि आप हर एक चीज की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप इस यूनिवर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको थैंक यू बोल रहे हो, ईश्वर का धन्यवाद बोल रहे हो, अपने पूर्वजों का धन्यवाद बोल रहे हो। दिस इज रिस्पेक्ट, दिस इज रिगार्ड्स कि उन्होंने हमारे लिए ये जो है संभाल के रखा, इस नॉलेज को हमें दिया। उन सभी टीचर्स का धन्यवाद जिन्होंने हमें ये नॉलेज दिया। यदि वो नहीं देते तो क्या हम होते? नहीं होते। मतलब जीते, लेकिन इस नॉलेज के साथ नहीं होते, इस लेवल पे नहीं होते। तो रेगुलरली इरेगुलर का मतलब क्या हुआ कि रेगुलरली मतलब लगातार, इरेगुलर मतलब कि अनियमित, मतलब लगातार कोई चीज अनियमित हो रही है। मान लो आप चल रहे हो और हर 2 मीटर चलने पर आपके पैर में, या मतलब कोई आप चल रहे हो जैसी सड़क पर, तो आपने सड़क के बीच में व्हाइट पट्टी देखी है जो रोड को डिवाइड करती हैं। देखिए कि नहीं देखिए? रोड के दोनों साइड लंबी पट्टी एक जैसी होती है और बीच में वो कटी हुई पट्टियां होती हैं। पट्टियां होती हैं। हाँ वही है। अच्छा, अच्छा, वह वह एक फिक्स डिस्टेंस होता है उनका और फिक्स उनकी वो होती है कि इतनी लंबी ये पट्टी रहेगी। वही पट्टी यदि हर 5 के बाद एक पट्टी गायब कर दें, हर 5 के बाद एक पट्टी गायब कर दें, हर 5 पट्टियां हैं, उसके बाद एक पट्टी को गायब कर दें, या फिर हर 5 के बाद एक पट्टी हम क्या कर दें, पीली कर दें, ब्लैक कर दें, कैसी भी कर दें। मैंने कल स्कूल का भी एग्जाम्पल आपको दिया था कि हर 6 दिन के बाद संडे आता है, छुट्टी हो रही है हर 6 दिन के बाद। यानी कि देखो, उसकी नियमितता क्या है? स्कूल जाना। वो नियमित कहाँ है? स्कूल जा रहा है। लेकिन अनियमितता क्या होगी? स्कूल नहीं जा रहा। तो ये इरेगुलरिटी हो गई किसमें? स्कूल जाने में। लेकिन एक फिक्स पैटर्न है। जो रेगुलरली इरेगुलर है, दिस इज फिक्स्ड पैटर्न, एक फिक्स गैप है कि इतनी देर के बाद ही ऐसा होगा। सेम थिंग घड़ी में
एक फिक्स पैटर्न है कि हर 1 मिनट के बाद मिनट वाली सुई 12 पर आएगी। और यदि यही 12 की सुई मान लो ये तो फिक्स हो गया और यहाँ पे 1 सेकंड गायब हो जाए तो मिसिंग हो गई ना एक चीज। 59 मिनट के बाद 1 सेकंड गायब कर दें तो वो मिसिंग हो गई। तो वो हर 59 मिनट के बाद ऐसा होता तो एक गैप हो गया 1 सेकंड का। तो वो रेगुलर हो रही वो चीज, रोजाना कर रहे हो, उसको बोलते हैं रेगुलरली इरेगुलर। जैसे मैं आपको रेगुलर बोलता हूं कि आप अपने रिव्यू ग्रुप में जरूर दीजिए, आप अपने रिव्यू ग्रुप में जरूर लिखिए, 2 मिनट का समय निकाल के लिखिए। लेकिन वो इरेगुलर है, कैसे? आप लोग मिसिंग कर रहे हो। दिस इज रेगुलरली इरेगुलर पल्स। और हमारी रिदम, जो नाड़ी की जो ताल है, रिदम है, वह 4 चीजों पर बेस है। ऑक्सीजन, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में प्राण वायु बोलते हैं। यदि हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो ऑक्सीजन। व्यान वायु, व्यान वायु मीन्स की जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जैसे लिपोप्रोटीन होते हैं, लिपोप्रोटीन के बारे में जानते हैं? लिपोप्रोटीन, एलडीएल एचडीएल, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब कि जो लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड क्या होते हैं कि प्रोटीन के साथ जाकर के मिल जाते हैं, क्योंकि लिपिड जैसे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लड में अकेले नहीं घूम सकते। अकेले नहीं घूम सकते तो ये क्या होते हैं कि प्रोटीन के साथ मिक्स हो जाते हैं। अंदर ये खुद बैठ गए, बाहर प्रोटीन को लपेट लिया और ब्लड में घूमते रहते हैं। दिस इज लिपोप्रोटीन। ट्राइग्लिसराइड लिपोप्रोटीन है। एलडीएल लो डेंसिटी जो लिपिड है। एचडीएल हाई डेंसिटी वाला जो लिपिड है, ये ब्लड में घूमते रहेंगे। तो उसी प्रकार जो इनको घुमाता है वो कौन घुमाता है? प्रोटीन घुमाता है। क्योंकि ये प्रोटीन के साथ यदि मिक्स ना हो, प्रोटीन ब्लड के साथ घूमता है, उसमें वो रहता है और ये उसी के साथ घूमते रहते हैं। तो सेम थिंग्स, ऑक्सीजन को जो पूरे बॉडी में घुमाता है वो व्यान वायु घुमाता है। व्यान वायु क्या है? व्यान वायु 5 प्रकार की वायु है हमारी बॉडी में और यह उपवायु है। व्यान वायु उपवायु है, ठीक है। व्यान वायु वह शक्ति प्रवाह है जो पूरे शरीर में ब्लड, ऑक्सीजन, पोषण, हार्मोन्स, नर्व इम्पल्स और ऊर्जा का संचार करवाती है।
दिस इज ट्रेवलिंग व्हीकल, कि ये व्यान वायु है, ट्रेन है जिसमें सब सारी चीजें बैठी हुई हैं, सब अपनी अपनी जगह उतरती रहेंगी। तो बताओ, व्यान वायु का सही होना जरूरी है कि नहीं फिर? यस सर। और यदि आपको ये पता चला कि इसको न्यूट्रिशन सही नहीं पहुंच रहे, हार्मोन सही रिलीज नहीं हो रहे, ऑक्सीजन सही जगह पे नहीं जा रहे, ब्लड सही जगह पे नहीं जा रहा, क्या आपको ये बात नहीं समझ आएगी कि इसकी व्यान वायु गड़बड़ है? नर्व इम्पल्स सही नहीं आ रहे, व्यान वायु गड़बड़ है। और मैंने आपको शुरू में ही मेरे हिसाब से बात 5 टाइप की होती है। कौन सी होती है? प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, और बोलो भाई। बोलो भाई। अपान वायु। और कहाँ कहाँ रहती है, क्या क्या करती है, कौन कौन से रोग आते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा है। यस सर। और कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी शायद हमने जाना था। तो मतलब डायग्नोसिस का कितना डेप्थ है, आप समझ पा रहे हैं? यस सर। अब सोच के देखिए कि कितने सारे टेस्टों का केवल एक ही टेस्ट है। आपको ब्लड टेस्ट कराना है, ऑक्सीजन लेवल टेस्ट कराना है, पोषण टेस्ट कराना है, हार्मोन टेस्ट कराना है, इम्पल्स को चेक कराना है यानी कि ईसीजी कराना है, आपकी एनर्जी का लेवल चेक कराना है। उन सब के लिए अलग अलग टेस्ट हैं। और फिर उन टेस्टों में भी और टेस्ट हैं। हार्मोन टेस्ट कराना है, हार्मोन का भी कौन सा हार्मोन टेस्ट कराना है, उसमें भी फिर पूरा प्रोफाइल कराना है, क्या उसका क्या कराना है, उन सब का एक की व्यान वायु। और यदि आपको आ गया और आपको ये समझ आ गया कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन या ऐसे नहीं है, और आपने व्यान वायु को सही कर लिया, एकदम से टकाटक आप कर देंगे उसको। क्या ये बात आपके हार्ट तक पहुंच रही है क्या? आपके दिमाग तक पहुंच रही है क्या? जी सर। कि किस लेवल का नॉलेज है नाड़ी, और हम किस लेवल तक में, मेरा मतलब सोच है कि आप लोग वहां तक पहुंचे। व्यान वायु का अर्थ है कि जो मतलब जब दिल ये क्या बोलते हैं, फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं ना, फेफड़े क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। वह प्राण वायु है। वह क्या है? प्राण वायु है। ऑक्सीजन इज प्राण वायु। ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है, और ब्लड में क्या है? आरबीसी, हीमोग्लोबिन। यस और नो? यस सर। और यह ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचनी चाहिए। ये काम व्यान वायु का है। व्यान वायु शरीर का नेचुरल डिलीवरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट फोर्स है। और यदि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे इस पूरे यूनिवर्स में ट्रांसपोर्टेशन यदि खराब हो गया, ट्रांसपोर्टेशन यदि बंद हो गया,
तो आप समझ सकते हैं क्या हाल हो सकता है। यदि आज पेट्रोल का ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दें तो बताओ सारे देश के व्हीकल चलेंगे क्या? नहीं। ऑक्सीजन की सप्लाई आज ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दें तो क्या होगा? कोयले का ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दें तो पूरे देश में लाइट आ जाएगी क्या? पानी की सप्लाई बंद कर दें एक शहर में तो क्या सबके घरों में पानी आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता ना। तो फ्यान वायु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर फ्यान वायु कमजोर होगी ना, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है व्यान वायु नाड़ी परीक्षण में? पल्स की जो रिदम है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वॉल्यूम है, उसकी जो गिर्द है, वो तब सही मिलेगी जब शरीर में ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह अच्छा हो। न्यूरोथेरेपी में क्यों अलग अलग टाइप के हेपरिन दिए जाते हैं? क्यों बंद नाड़ी खोलने का, बंद नस खोलने वाला ट्रीटमेंट दिया जाता है? क्यों कॉल फार्मूला दिया जाता है? क्यों मल्टी हेपरिन दिया जाता है? अगर व्यान वायु वीक है तो नाड़ी धीमी, कमजोर होगी, उसके हाथ पैर ठंडे रहेंगे, थकान, चक्कर रहेगा, दिल की धड़कन इरेगुलर रहेगी, शरीर में हैवीनेस रहेगा, कहीं भी एडिमा हो जाएगा, पानी रुक जाएगा, सूजन आ जाएगी। और यदि व्यान वायु अधिक हुई तो हृदय की धड़कन तेज, कंपकपी आना शुरू हो जाएगी। होता है ना, जैसे कोई फोर्सफुली हम कोई चीज तेज करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है। ट्रिमर्स, एंजाइटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे सप्लाई बहुत फास्ट हो रही है, उसको काम बहुत ज्यादा तेज करना पड़ रहा है। जो थॉट्स, जो विचार आ रहे थे, वो चीजें तेज हो रही हैं। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ सर। जी हाँ सर। तो भाई कम से कम इतना ही रिस्पेक्ट कर लीजिए कि हम आपको कहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। नहीं तो हेमा जी और राजेश चौहान जी ने कितने दिन का कोर्स बताया था? 3 दिन का सर। और क्या फीस थी? 6,000 कुछ बोल रहे थे सर। 3 दिन का। और कैंप में जाएंगे तो पता नहीं, ऐसे कुछ कुछ बोल रहा, मैंने पूरा सुना भी नहीं अच्छे से। हाँ, मैं बता देता हाँ हूँ। मैं बता देता वो 3 दिन की जगह पे 5 दिन का कोर्स कराते हैं। 5 दिन में आपको कंप्लीट नाड़ी सिखाते हैं, ऐसा वो उनका कहना है। ठीक है। 5 दिन में वो, मतलब 3 ही दिन में सिखा देते हैं वैसे तो। फिर वो 2 दिन एक्स्ट्रा उसमें ओरिकुलर में या उसमें मतलब उसका इंट्रोडक्शन वगैरह कराते हैं और उसकी पीडीएफ दे देते हैं कि अब आप आगे खुद से करिए। और उसमें क्या कराते हैं कि लेवल कराते हैं, और उसमें 5 लेवल कराते हैं। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा और पांचवा। तो पहला लेवल और दूसरा लेवल एक दिन में करा देते हैं, थर्ड और फिफ्थ फोर्थ एक दिन में कराते हैं, और फिफ्थ लेवल एक दिन कराते हैं। जिस दिन फिफ्थ होता है उस दिन ऑरिकुलर का वो होता है,
इंट्रोडक्शन, मतलब रेगुलरली होता है वैसे तो इंट्रोडक्शन, और उसका आधा घंटा, आधा आधा घंटा दोनों को देते हैं वो। ठीक है, क्योंकि मैं उनको 2 बार मैंने उनसे कांटेक्ट किया, 2 बार मतलब मैं उनका वो ले चुका हूँ, ना, तो मुझे अच्छे से पता है। फिर वो वर्कशॉप में बुलाते हैं, उसकी फीस होती है 12,000, 10 से 12,000 रुपए, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग होती है उसकी। और वहां पर आपको 6th और 7th लेवल वहां पर सिखाया जाता है। वहां पर आपका जो है जो अभी हम सिखा रहे हैं ये नहीं होता, नाड़ी की जो हमने 18 गतियां सीखी वो नहीं होती, और बहुत सारी चीजें जो अभी तक हमने सीखी वो सब मिस होती हैं। केवल आपको लेवल बताए जाते हैं, और आगे जो आप सीखेंगे, ऑर्गन्स को कैसे देखना है, किस ऑर्गन में क्या गड़बड़ है वो कैसे देखना है, धातुएं 7 धातुएं कैसे चेक करनी है, वो सब गायब होता है। यहाँ आप जो सीख रहे हैं ना, ये 3 महीने में भी खत्म नहीं होने वाला। तो इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से आ, यदि उनके अनुसार हम चलें तो भाई फिर तो ये बहुत लंबी चौड़ी मतलब वो हो जाती है, नहीं? यस सर। हम्म। आप यहाँ से सीखने के बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप यहाँ से सीखने के बाद फिर से कहीं ना कहीं से जरूर सीखिएगा, राजेश चौहान जी से या किसी और लोगों से, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, है ना, नवीन जी से, अनिल भी है एक और कोई 2-3 लेडीज भी हैं, एक मनीषा कुछ करके, नीतू कुछ करके, सबसे सीखिएगा एक बार। और जब उनका जिस दिन एंड हो ना, वो बता देंगे कि इतने दिन का कोर्स है, इतने दिन का नहीं है, ये है, तब आप वहां पे क्वेश्चन करिएगा कि ये कहाँ है, ये क्या है, ये क्या, क्योंकि आपको आया चुका होगा ना, आप उनसे पूछ सकते हैं। फिर उनका रिवर्ट आप जरूर बताइएगा मुझे, उनका रिप्लाई जरूर बताइएगा। उनका यही रिप्लाई होगा कि दिस इज गूढ़ ज्ञान, यह गूढ़ ज्ञान है, ये ऋषियों ने ऐसे ही नहीं दिया, उनको ऐसे ही नहीं आ गया। और वो एक और बात जोड़ते हैं फिर उसके साथ कि ऑनलाइन में हमें यह नहीं पता चलता कि कौन इसका लेने वाला है, मतलब वो एक्चुअल में इसका जो रिसीवर है वो कौन है, वो नहीं पता चलता। तो यह सालों का ज्ञान है, मतलब जो भी सिखाने वाला है, गुरु कहें, मेंटर कहें, टीचर कहें, उसके पास रह के सीखने वाला ज्ञान है। और वो भी तब जब उसकी वो क्वालिटी चेक करता है, तब कि इसको देना है कि नहीं देना, ये लेने वाला है कि नहीं लेने वाला। क्योंकि आपको मतलब नॉलेज दे दिया कि नाड़ी से ऐसे करके हम बेबी बॉय के बॉय है कि गर्ल्स है उसके बारे में ऐसे चेक करते हैं, और वो निकला फ्रेबी सामने वाला, और वो सबका चेक करने लगा, और वो वहीं से जो है ना ऐंठना शुरू कर दिया, तो ये पाप की बात है, पाप है कि नहीं है? यस। है ना? तो यहाँ तो एक ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है, फिर तो हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो आप हमसे वो पाप मना कराओ ना, कम से कम अपना अपनी तो ये बता दो कि हमारी मानसिकता ऐसी है। ठीक है, तो आप जरूर इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, विचार करिएगा। तीसरा जो है, ऑक्सीजन हो गया, प्राणवायु हो गया, इसमें तीसरी चीज जो मस्ट इम्पोर्टेंट है रिदम के लिए, अवलंबक कफ। कफ भी 5 प्रकार का होता है, और ये उसका एक उप कफ है, मतलब जैसे वेद उपवेद है ना, यानी कि एक एक पेड़ है और उस पेड़ की टहनी, वो सब पेड़ है ना, सब पेड़ मतलब उसके पार्ट। तो कफ, दिस इज ट्री, एंड लंबक कफ, दिस इज पार्ट। ठीक है,
पाचक, रंजक, अवलंबक, साधक, 5 प्रकार का पित्त होता है। तो यह अवलंबक जो कफ होता है, ये उर प्रदेश में रहता है। मतलब हृदय, फेफड़े और छाती, जिसको उर प्रदेश बोलते हैं, वहां रहता है। और कफ का काम क्या है? स्टेबिलिटी, लुब्रिकेशन, यही तो है। तो यह हृदय को सपोर्ट करता है, स्टेबिलिटी रखता है, लुब्रिकेशन रखता है, क्योंकि हार्ट पूरा दिन काम करता है, तो उसको लुब्रिकेट रखना भी जरूरी है, नहीं तो वो सूख के जर्जर हो जाएगा। तो अवलंबक कफ का काम यह है। अब समझिए, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हार्ट को यदि चलाना है तो अवलंबक कफ का होना जरूरी है कि नहीं है? सर ऐसे अवलंबक कफ क्या करता है? जो हार्ट की दीवारें हैं, वाल्व हैं, जो भी पेशियां हैं, उनको सपोर्ट करता है, पावर देता है, उनको स्टेबिलिटी देता है, उनको लुब्रिकेशन देता है, उनको वो शक्ति देता है जो धड़कने पर टूटती नहीं है। तो अवलंबक कफ का भी होना जरूरी है, क्योंकि अवलंबक कफ है तभी हार्ट धड़कता है, और हार्ट धड़कता है तो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, यानी कि सिस्टोल और डिस्टोल होता है। मतलब सिस्टोलिक बीपी एंड डिस्टोलिक बीपी जो होता है, वो हार्ट अवलंबक कफ का बहुत बड़ा रोल है उसमें। अवलंबक कफ यदि हार्ट में प्रॉपर तरीके से है तो बीपी प्रॉपर तरीके से होगा। यदि हार्ट की मसल्स कंस्ट्रैक्ट नहीं हो रही, दिल सिकुड़ नहीं रहा है प्रॉपर से, तो भी बीपी में गड़बड़ आती है कि नहीं आती? हार्ट प्रॉपर से रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, टी वेव्स में गड़बड़ है। आपको ईसीजी में भी यहां से क्या पता चलेगा कि यदि रिलैक्स में डिस्टोल में कहीं गड़बड़ है तो टी वेव्स में गड़बड़ है, उसका सिस्टोल में गड़बड़ है तो भी ईसीजी में गड़बड़ है। तो भाई, यह इतना छोटे लेवल का नॉलेज नहीं है कि जिसको हम एवे ही चलते फिरते अथु अरे गहरे नथु खैरे से हम ले लें, या इसको ऐसे ही लिया जा सकता है, ऐसे ही ग्रैप नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। और मैंने आज से बाउंडेशन क्यों की? क्योंकि इससे आगे जो जो क्लासेस चलती जाएंगी वो इतनी ही डीप होती जाएंगी। हर एक वर्ड इतना ही डीप होता जाएगा। ठीक है जी। तो वो बोलते हैं ना कि जिसकी ब्रीदिंग, सांस को रोकने की पावर ज्यादा होती है ना, वही लोग गहराई में गोता लगा सकते हैं, अदरवाइज फड़फड़ा देते हैं जी। जिनके फेफड़ों में दम होता है वो लोग ज्यादा देर तक सांस रोक सकते हैं, वही लोग ज्यादा स्टेमिना होता है, वही लोग दौड़ सकते हैं, वही लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, वही लोग कुश्ती कर सकते हैं। और जिनके सांस फूल जाती है, तो बॉक्सिंग में देखा है ना आपने, बॉक्सिंग में, कराटे में, जिनके सांस फूल जाती है ना, वो लोग दौड़ भी नहीं पाते, वो बॉक्सिंग कराटे कुछ नहीं खेल पाते, कुश्ती भी नहीं खेल पाते, लड़ाई नहीं लड़ पाते। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं ऐसा? यस सर। तो इस लेवल पर जाने के लिए आप में कितना दम है वो भी तो पता चले ना, आपको कितना समझ आया वो भी तो पता चले ना। नहीं पता चलना चाहिए? पता चलना चाहिए। पता और चलना आई चाहिए। थिंक मुझे मेरे हिसाब से अब लोगों को बताना भी चाहिए कि नहीं, मुझे ये समझ आया,
कोई मतलब आपको बहुत बड़े लेवल का योद्धा बनाना चाहता है और आपसे हाथ ही नहीं उठता और आप उसको कहें हाँ मैं योद्धा बनूंगा, मैं योद्धा बनूंगा, और आपसे तलवार, हाथ, पिस्तौल कुछ नहीं उठ रहा आपका, और आप उसको बता ही नहीं रहे हो, वो कहता रहे अच्छा उठाओ, लड़ो, मारो, देखो दुश्मन आ गया। सॉरी। तो कम से कम सामने वाले को तो बताओ भाई, भाई इससे और मेरे मेरे में पावर नहीं है समुद्र में और घुसने की, इससे गहराई में मत ले जाओ भाई। शायद हेमा जी हमारी बात हुई ना, तब मैंने आपको यही कहा था कि उस लेवल पे जा करके हम इस चीज को यस सर। सिखाना चाहते हैं, हमें स्टूडेंट नहीं चाहिए। शायद मैंने आपको ये बोला था। यस सर। यस सर। We not need a student, we need a researcher and we need a partner। हमें वो चाहिए जो कंधे ये जो से कंधे। कंधा लगा के खड़े हों। हमें रिसर्चर की जरूरत है भाई, स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट क्लास में मतलब 50 बच्चे हैं ना, तो 50 में से एक ही टॉप करता है, दो ही बच्चे टॉप करते हैं, बाकी के नहीं करते। बच्चे तो वो भी हैं, पढ़ा तो उन्होंने भी है, तो हमें वो वाले बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है जी। हमें वो यस चाहिए सर। हमें वो। जिनके फेफड़े मजबूत हैं, हाथ मजबूत हैं, पैर मजबूत हैं, और जिनके जज्बे और हौसला मजबूत है। केवल वो लोग चाहिए। ठीक है जी। नहीं तो भाई आप लोग, क्योंकि आगे जो भी हो, आज जो भी क्लासेज होंगी वो इतनी ही डेप्थ में जाके होने वाली हैं कि एक एक चीज का आपको पता चले कहाँ से। और यहाँ से मेरे हिसाब से आपको ठीक से न्यूरोथेरेपी समझ में आ रही होगी, या ठीक से आपके समझ में आ रहा होगा यार ये चीज कहाँ जरूरी है, इसको जब हम ठीक करना है। तो शायद हो सकता है आपने उस टाइम तो अवलंबक कफ जब हमने बताया होगा यार, तो उस टाइम तो आपने ऐसे ही लिया होगा यार, हाँ, अच्छा ऐसे ही, मतलब हमें नहीं पता है अवलंबक कफ क्या है और कहाँ जरूरत है कहाँ उसकी। जरूरत है उसकी। अब तो आपको समझ आ रहा होगा ना कि अवलंबक कफ मीन्स क्या, कहाँ जरूरत है उसकी, क्यों ठीक करना जरूरी है। यस सर, एक्चुअली आपने रिपीट कर ये अभी किया ना सर, रिदम में। जैसे मैं वो एमसीक्यूज कर हम्म। रही थी तो उसमें वो 4 बार 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 रिपीट हो रहा था, तो मैंने सोचा था एक बार मैं सर से पूछूंगी अवलंबन कफ और वो साधक पित्त, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ बोल के। अच्छा हुआ आपने अभी ये आ ही गया टॉपिक में सर। हम्म। ये तो मुझे तो ये पता तो था ना। मुझे तो पता था। यस सर। हाँ। अवलंबक कफ क्या करता है, आपकी हार्ट की मसल्स को चिकनाई देता है जिससे धड़कन स्मूथ रहे, वाल्व को सपोर्ट देता है जिससे बैक फ्लो ना हो। आया था ना एक जगह कि हार्ट में से कुछ ब्लड रह जाता है जो वापिस आ जाता है, और उससे एक बीमारी होती है। यस सर, रिगर्जिटेशन ना सर इसको बोलते हैं। हाँ। हाँ। ये हार्ट की इलास्टिसिटी को बनाए रखता है। अवलंबक कफ हार्ट की इलास्टिसिटी को बनाए रखता है, ठीक से सिकुड़े और फैले। और अवलंबक कफ एक्ससवात को रोकता है। एक्ससवात, एक्ससवात का क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्ससवात को रोकेगा तो, जिससे पल्पिटेशन और एरिथीमिया से बचाव हो। यदि एक्ससवात बढ़ गई तो पल्पिटेशन हो जाएगा, एरिथीमिया हो जाएगा। और अवलंबक कफ हार्ट रिदम को स्टेबिलिटी देता है, हार्ट रिदम को स्टेबिलिटी देता है जिससे बीट रेगुलर रहती है।
चलो ये नहीं समझ में आया होगा। आज के साइंस से समझते हैं कि आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। जिसका अवलंबक कफ गड़बड़ होगा ना, पेरिकार्डियल स्पोर्ट कम का मतलब अवलंबक कफ का काम क्या है? बोलते हैं ना आज के साइंस में कि पेरिकार्डियल स्पोर्ट, मायोकार्डियल, कार्डियक मसल्स की नॉरिशमेंट करता है, और अवलंबक कफ इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है। जब अवलंबक कफ हो जाता है ना, तो इरेगुलर धड़कन होती है। क्यों? क्योंकि अवलंबक कफ का काम क्या है? इलास्टिसिटी जो है उसको सपोर्ट करना, उसको बनाए रखना। वो सिकुड़ेगा, फैलेगा, है ना? और वाल्व को सपोर्ट देना। अभी तो समझ में आ गया ना कि क्या क्या काम करता है। तो यदि ये कम हो गया तो इरेगुलरली धड़कन हो जाएगी उसकी। तो अब तो मेरे हिसाब से आप ये बता दोगे ना, किसी के इरेगुलर धड़कन है तो अवलंबक कफ है जी। यस सर। हार्ट फटीग हो जाएगा ऐसे लोगों का, कि दिल में थकान सी है, बेचैनी, एंजाइटी आएगी ऐसे लोगों को। चेस्ट में खालीपन सा रहेगा कि यहाँ खाली खाली कुछ ऐसा ऐसा लोग फीलिंग बताएंगे कि मेरा ऐसा खाली खाली मेरे को ऐसा फील होता है। रोग का नहीं पता उन्हें, लेकिन खालीपन लग रहा है मेरे को ऐसा। तो वो खालीपन आपको तो पता है ना, अवलंबक यस कफ कम है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक गैप बढ़ जाएगा ऐसे लोगों का। और यदि ये ज्यादा हो जाए तो आपने ऐसे लोगों से सुना होगा ना कि हैवीनेस है चेस्ट में। सुना है कि नहीं सुना? चेस्ट यस में सर। हैवीनेस है, हैवीनेस इन जी चेस्ट। सुना है सर। इट मीन्स अवलंबक कफ ज्यादा हो गया। और एक और चीज सुनेंगे आप, एक और चीज देखेंगे कि जिसको चेस्ट हैवीनेस बता रहा है उसकी पल्स आप चेक करेंगे तो स्लो मिलेगी। फ्लूइड रिटेंशन होता है ऐसे लोगों का, ब्रीथलेसनेस फील होती है। जिनकी चेस्ट हैवीनेस होती है उसको ब्रीथलेसनेस फील होगा, सांस नहीं आ पाएगी, ऐसे वो ऐसे करके लेंगे कि मेरे को घुटन महसूस हो रही है। तो बताओ आपको दिमाग में क्या क्लिक करेगा ऐसा महसूस हो रहा है तो? कोई अवलंबन का मात्रा ज्यादा हो गया सर। ज्यादा हो गया, हार्ट स्लगिश होगा, एडिमा आएगा। ठीक है। अब नाड़ी में क्या देखेंगे आप? नाड़ी में ये देखेंगे कि नाड़ी बहुत हैवी चलेगी और स्लो चलेगी। आपको यहाँ से एक और चीज पता चलने लग जाएगा, इतना डीप में ले जाके बताने का, कि आप पेशेंट को देख के खुद से ये बता दें कि इसकी नाड़ी हैवी है, इसकी नाड़ी स्लो है। और इतना कम और ज्यादा के बारे में आपको मैं इसलिए ही बता रहा हूँ कि आपको जब ये लिखेंगे और आप नोट्स बना के इसको रखेंगे और देखेंगे कि अच्छा ऐसा होता है, तो जो पेशेंट आपको रोग तो बता रहा है ना, उसकी नाड़ी आपने चेक की, तो आपको एक ही बार में ये पता चल जाए कि हाँ इसकी फीलिंग ये है। नाड़ी तेज पर, मतलब जो है ना, नाड़ी तेज पर टिकाव नहीं होती है। उसकी जो इरेगुलर रिदम रहेगी, हैवी फील होगा, तो यानी कि कफ द्वारा वात का अवरोध कर दिया गया है।
समझ आया कि नहीं आया? यस सर। क्यों सर? जी सर। और फोर्थ जो जरूरी है वो है साधक पित्त। अच्छा, ईसीजी के बारे में भी आपको बताया जाएगा? नहीं, ईसीजी के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जब सबके मतलब है ना, ये तो पता चले कि आप लोग एक हफ्ते का जो रिव्यू जो नहीं डाल रहे, वो एक हफ्ते का रिव्यू डालेंगे कि हमने एक हफ्ते में क्या क्या सीखा। पूरा लंबा चौड़ा रिव्यू रहेगा उनका, ठीक है ना? यही उनके लिए पनिशमेंट है, ठीक है? तो कल आपको मतलब ईसीजी के बारे में कंप्लीट आप लोगों को मैं सिखाएंगे। ईसीजी कि ईसीजी की पी वेव क्या है, क्यूआरएस वेव क्या है, नाड़ी में कैसे पता करेंगे, एसटी सेगमेंट क्या है, जो पी क्यू आर एस टी जो वेव्स हैं, ठीक है? चार मतलब पी क्यू आर एस टी, केवल 5 वेव्स हैं जो पूरे हार्ट को देखती है, और उन 5 वेव के बारे में ही हमें पता करना होता है। उन्हीं 5 वेव्स को देख करके आप बता सकते हो कि किसी को हार्ट अटैक आने वाला है। कौन सा चैम्बर किसी का खराब हो गया, 4 चैम्बर है, तो बाहर से ही बताना है आपको। यहाँ डॉक्टर ईसीजी, इको, कार्डियो सब कुछ करने के बाद भी ये डिक्लेयर नहीं कर पाते कि यार, वो एक बार बोलेंगे ईसीजी करानी पड़ेगी, फिर बोलेंगे इको कराना पड़ेगा, फिर बोलेंगे ये कराना पड़ेगा, भी ऐसा है तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा है तो ऐसा करना पड़ेगा। कितने सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि अब आपको ये दवाई खानी पड़ेगी, और ये आपको छल्ला डलवाना पड़ेगा, आपकी वाल्व में ये हो गया, आपके यहाँ पे ये हो गया। और आप कैसे बताओगे? पल्स देख के सर। पल्स देख के। लेकिन हेमा जी, पल्स ऐसे कैसे आ सकता है? सर इतना इजी नहीं है ना सर, ये तो बहुत प्रैक्टिस करना है, और थोड़ा अपना कंसंट्रेशन, जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे पूरा अपने आप को, तब तक वो आपके पास आएगा ही नहीं सर। इतना इजी आपके होता तो पास हर एक आएगा ही बंदा नहीं बना यदि आप लेगा। रिगार्डफुल नहीं है। आप रिगार्डफुल नहीं है तो आपके पास आ ही नहीं सकता। और यही ये सर बात पुरानी मेरी नहीं जमाने है में, भाई। मेरी नहीं है भाई। सर पुराने जमाने में जो भी ऋषि मुनि होते थे, अपने ऐसा चूज करते थे मेरा ज्ञान किसको देना चाहिए, इसके लिए वो इतना वो हाई यही पावर का सेलेक्ट ज्ञान करते यही थे। सिलेक्ट करते थे। ऐसे ही यस हर सर। किसी को ऐसे ही स्टूडेंट हर नहीं किसी को बनाते थे। स्टूडेंट नहीं बनाते थे। यस सर, यस सर। तो हम तो उस परंपरा को तोड़ रहे हैं फिर तो भाई। हमें उस परंपरा को तोड़ना नहीं है, उस सर परंपरा को एक्चुअली बनाए को रखना। बनाए रखना सर, जो भी जुड़े हैं उनका कुछ ना कुछ ये तो है सर कि हाँ, उनको कहीं से आदेश तो आया ही है, लेकिन ये क्या है कि नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला बिल्कुल है, मिला है। ये मैं बिल्कुल मिला है, ये मैं डेफिनेट इस चीज को मैं डेफिनेट इस मानता हूँ चीज कि को मैं बिना मानता हूँ आदेश कि के नहीं बिना, जुड़ सकता। कहीं ना कहीं से उसके हार्ट में एक वो चिंगारी थी, लेकिन वो चिंगारी बुझ सी रही है, हमें उसको दोबारा से जलाना है। ये है सर थोड़ा ठीक है। हम अपना ये दिखाएंगे एफर्ट तो जो भी है हमको टीचर को और ज्यादा एनकरेज मिलता है। वो हम हमारे साथ भी सेम ही होता है, जब हम कहीं अपना किसी को कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ अपना ये करने के लिए अच्छा फीडबैक मिलता है, तो हमको एनकरेजमेंट मिलता है और ज्यादा अच्छा, अंदर से और अच्छा वो कराने का चाहत होती है सर, ऐसा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन भी मिलता है। दूसरी चीज एक और भी पता चलती है कि भाई इसको जब यहाँ तक समझ आ रहा है, तो मुझे इसका अगला कदम लेना चाहिए। यस सर, एक बात डेफिनेटली। बोलता हूँ, कभी भी कोई भी टीचर बेस्ट नहीं होता। कभी भी कोई भी टीचर बेस्ट नहीं होता। उस टीचर को बेस्ट बनाते हैं स्टूडेंट। यस सर।
कभी कोई टीचर बेस्ट नहीं होता। ये भ्रम है हम लोगों का कि वो टीचर बेस्ट है, नहीं, स्टूडेंट बेस्ट बनाते हैं उसको हमेशा। मेरी उल्टी बुद्धि काम करती है भाई। क्यों? यदि स्टूडेंट ने मेहनत करी और उनका रिजल्ट अच्छा आया तो टीचर बेस्ट है। यदि स्टूडेंट ने मेहनत नहीं करी और रिजल्ट खराब आया तो टीचर बेकार है। और स्टूडेंट ने जिस लेवल पे टीचर ने समझाना चाहा उस लेवल पे वो जा करके समझ पाए तो टीचर और अगले कदम पे लेके जाता है कि हाँ यहाँ और रखो, वो और गहराई तक जाता है। और वो उसके साथ साथ चलते गए तो वो यानी कि टीचर और बेस्ट कराने का कोशिश करेगा और बेस्ट कराने का कोशिश करेगा। और वो उसको ग्रैब करते गए तो स्टूडेंट्स का कैसा लेवल होगा, बहुत गजब का लेवल होगा, और वही तभी वो टीचर बेस्ट बनता है, अदरवाइज बनता ही नहीं भाई। यस। तो साधक पित्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, या कल देखें? अभी कर सकते सर। कर सकते हैं, चलो कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो होता है। साधक पित्त मतलब पित्त के 5 भेद मैंने आपको बताए ना। साधक 5 टाइप होते हैं ना। यस और सर। जो हार्ट में जो चीजें होती हैं वो एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, है ना, आरएल बंडल ब्रांचेस, और जो है ना परकिंजे फाइबर्स, ये सारी चीजें होती हैं उसमें। आपको ये बताएंगे, है ना, इनके बारे में कि ये क्या काम करता है, क्यों क्यों होता है, क्या रोल है उसका। मेरे हिसाब से आपने न्यूरोथेरेपी सीखा होगा ना, तब भी आपको यहाँ इस लेवल पे नहीं बताया गया होगा। साधक पित्त नहीं सर। उपपित्त है, और यह ब्रेन में, हार्ट और ब्रेन में स्थित रहता है। साधक पित्त हार्ट और ब्रेन में रहता है। चेतना, भाव, निर्णय, साहस, स्मृति, मेमोरी, धड़कन, उसको कंट्रोल करता है। साधक पित्त हार्ट का इंटेलिजेंट फायर है। देखो ना इंटेलिजेंट है कि नहीं। ये चेतना का भाव, चेतना जो आपके अंदर आती है, बोले कि ये चेतन है कि अवचेतन है। चेतन। जिन लोगों का रिव्यू नहीं आता, बताओ उनका साधक पित्त गड़बड़ है कि नहीं है कि नहीं गड़बड़? उनका भाव भी गड़बड़ है, उनका निर्णय भी गड़बड़ है। क्यों निर्णय नहीं कर पा रहे, हमें रिव्यू डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? इतना साहस नहीं है उनमें कि हमने जो सीखा वो उसको बता सकें, हम एक्सप्लेन कर सकें। उनकी स्मृति लॉस हो गई है, उनको ये याद ही नहीं रहता क्लास के बाद कि हमें क्या करना था। तो ये काम किसका है? साधक पित्त का है भाई। साधक पित्त ठीक कर लो। साधक या पित्त, सर। साधक पित्त अब देखा, इंटेलिजेंट फायर है। ठीक है, तो जिन लोगों के रिव्यू नहीं आते ना, उनका साधक पित्त गड़बड़ है, ठीक करो अपना। ठीक है, साधक पित्त हार्ट का इंटेलिजेंट फायर है। यही साधक पित्त ये तय करता है कि कब, कितनी और कैसे धड़कन हो। किसी की मेमोरी लॉस हो रही है ना, साधक पित्त गड़बड़ है। किसी में साहस नहीं है, आप देखेंगे किसी में साहस नहीं होता स्टेज पे जाने का, कहीं किसी से मिलने का। इट मीन्स, बताओ क्या गड़बड़ है? आदत पे। हाँ, अब साधक पित्त आपको तुरंत पता चल गया कि किसी में साहस नहीं है, तो मतलब आप क्या बता सकते हो? साधक पित्त गड़बड़ है। और आगे हम आपको ये बताएंगे भी कि पांचों, एक उंगली में पांचों साधक पित्त कहाँ पे आपको फील होगा।
रंजक पित्त कहाँ पे मिलेगा, पाचक पित्त कहाँ पे मिलेगा। तो उस लेवल पर जाने के लिए उस लेवल की माइंड मेंटलिटी, उस लेवल का रिगार्ड्स, उस लेवल की सारी चीजें आपको चाहिए। और यदि नहीं है तो फिर हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। अभी तक चीजें क्या थी, इजी इजी थी मेरे अकॉर्डिंग, अभी तक वो सारी चीजें इजी इजी थी। और आज की क्लास से मेरे हिसाब से आपको ये पता चला होगा कि और दिनों से आज डिफरेंट है। यस सर। तो इसलिए मैं मजबूरी बस ये बोलना पड़ा कि आगे की क्लास वही लोग ज्वाइन करें जो जिनका साधक पित्त ठीक है भाई, जिनका भाव है किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, जिनकी चेतना, जो चेतन है, चेतन अवस्था में जो सोए रहते हैं, वो तो अवचेतन हो गए ना, जो सोए रहते हैं वो बोलते हैं ना, सोए हुए को क्या देंगे हम, कुछ दे सकते हैं क्या, कुछ नहीं दे सकते। जो सो रहा है ना, वो आपने वो सुनी है ना, वो कौन था जिन्होंने वो क्या बोलते हैं, जिसको वो नहीं आया था भेदना महाभारत के युद्ध में, अभिमन्यु। अभिमन्यु, चक्रव्यूह का जिनको तोड़ना नहीं आया था। तो क्यों, क्या बताते हैं उसके पीछे, कि उसकी माँ जिस टाइम पे चक्रव्यूह का मतलब तोड़ना बता रहे थे उनके गुरु, उसकी माँ सो गई थी। इट मीन्स वो चेतना में नहीं थी, उसका साधक पित्त उस समय काम नहीं कर रहा था। क्लियर। और उसकी माँ का साधक पित्त नहीं कर रहा था, तो उसकी स्मृति भ्रंश हो गई थी अभिमन्यु की, उसका साधक पित्त गड़बड़ हो गया। और उसकी हार्ट की धड़कन जो थी वो कंट्रोल नहीं थी, वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। समझ आया कि नहीं आया? यस दिस सर। इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साधक पित्त मतलब ये कह सकते हो, साधक पित्त हार्ट एंड माइंड का कनेक्टर है, हार्ट एंड माइंड का कनेक्टर है। केवल हार्ट ही नहीं चलाता, ये केवल माइंड को भी चलाता है, मन को भी चलाता है। यदि ये डिस्टर्ब हो गया ना तो डर आएगा। साधक पित्त यदि डिस्टर्ब है तो डर आएगा। अब जो जो डरते हैं मतलब कहीं ना कहीं उस लेवल पे जाके उनका साधक पित्त गड़बड़ है। अब जिन लोगों को ये डर लगता है कि मेरा रिव्यू खराब होगा, मैं क्या बताऊं क्या नहीं, क्या गलत हो सकता है ठीक हो सकता है, डर होगा, उसकी हार्ट तेज हो जाएगी, हार्ट बीट। जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, बीपी हाई होता है, यानी कि क्या गड़बड़ है, साधक ओवरलैंडिंग। पित्त। साधक पित्त का भी रोल है क्योंकि वो माइंड का भी कनेक्ट कर रहा है ना, अवलंबक तो है ही है, साधक पित्त भी गड़बड़ है। जिनको ज्यादा चिंता होती है, शौक जिनको लगता है, शौक, क्योंकि शौक मन में लगता है ना, चिंता मन में होती है ना। यस सर। हम्म। तो ये साधक पित्त, ये हृदय को धड़काने वाली फायर है। कैसे? ब्रेन से ऑटोनॉमिक सिग्नल आता है, हार्ट के अंदर ऐसे नोड में इम्पल्स हो जाता है, वो ऐसे नोड इम्पल्स बनाता है, और इम्पल्स पूरे हार्ट में फैलता है फिर वो, और उसी से कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आता है। मतलब ब्रेन से आया ऑटोनॉमिक सिग्नल।
और जो ये सिग्नल आता है ना, इसी ने हार्ट को एक्टिवेट किया, उसी ने हार्ट को ऐसे नोड के इम्पल्स बनाई, और जो पहली जो आती है उसी को पी वेव बोलते हैं, पी वेव्स। और वो इम्पल्स से फिर हार्ट धड़कता है, फैलता है, वो है ना, वो उससे पूरे इम्पल्स हार्ट में फैल जाता है। वो क्यू आर एस वेव है। और कंट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, उसकी जो हार्ट रेट जो आती है, वो साधक पित्त का काम है भाई। समझ आया क्या आपको? यस सर। जिनका साधक पित्त ज्यादा हो जाएगा ना, धड़कन तेज हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, पैनिक हो जाते हैं, वो इरिटेबल रहते हैं, और ईसीजी में ट्रैकीकार्डिया आता है उनके में। ईसीजी साधक पित्त ज्यादा है, उनकी ईसीजी में ट्रैकीकार्डिया आता है, कार्डिया है, इरेगुलर रिदम होती है उनकी। और कम हो गया तो स्लो पल्स होगा, डलनेस होगा, लो मोटिवेशन रहेगा उनका, मोटिवेट नहीं कर सकते आप ऐसे लोगों को। जिन लोगों को आप बार बार ऐसा देखते हैं ना, मोटिवेशन देना करने की कोशिश करते हैं और वो मोटिवेट नहीं होते हैं, उनका साधक पित्त गड़बड़ है। ऐसे लोगों की वीक ईसीजी जो इम्पल्स होती है ना, वो वीक होती हैं। वात के साथ यदि साधक पित्त मिलता है तो अलग चीज होती है, कफ के साथ मिलता है तो अलग होता है, और बैलेंस है तो अलग चीज होती है। साधक पित्त वह चीज है, या वह चेतन अग्नि है। साधक पित्त, एक ही लाइन में यदि हम बात करें तो साधक पित्त वह चेतन अग्नि है जो हृदय में इम्पल्स पैदा करके धड़कन शुरू कराती है और मन हृदय को एक साथ चलाती है। तो बताओ, साधक पित्त इज इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट? वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट सर। और यदि ये चार चीजें आपको देखना आ गई तो सामने वाले का क्या चिट्ठा नहीं खोल सकते आप बताओ? यस सर। सब चीजें खोल के रख सकते हो कि नहीं रख सकते? और मात्र 3 फिंगर से, ओनली 3 फिंगर्स आपको रखनी है, और आप उसकी सब चीजें खोल सकते हो कि आपका साधक पित्त गड़बड़ है, अवलंबक पित्त गड़बड़ है, आपका प्राण वायु गड़बड़ है, आपका व्यान वायु गड़बड़ है। उसको देख के कि हाथ पैर ठंडे रहते हैं, अच्छा व्यान वायु कमजोर है। दिल की धड़कन इरेगुलर है, शरीर में भारीपन है, अच्छा व्यान वायु गड़बड़ है। एडिमा है, पानी कहीं रुक रहा है, अच्छा व्यान वायु गड़बड़ है। व्यान वायु के लिए ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में ये है भाई, यहाँ या व्यान वायु रहती है, आपको ये भी पता चल गया ये इस ऑर्गन में व्यान वायु रहती है, तो इस ऑर्गन के लिए क्या ट्रीटमेंट है, क्या पॉइंट है, वो पॉइंट दीजिए ना। बताओ, न्यूरोथेरेपी में नाड़ी है कि नहीं है? यस सर। हाँ जी। सर वही तो मैंने बोला, अगर नाड़ी आपने अच्छा से सीख लिया तो न्यूरोथेरेपी क्या कोई भी आप कोई भी विद्या के जाता होंगे तो उसमें आपको और ज्यादा पकड़ पाएंगे। मैं ये कहता हूं, नाड़ी में यदि आपने इसमें मतलब मास्टरी डॉक्टरी कर ली ना, मैं मास्टरी के लिए नहीं कहता, मैं डॉक्टरी के लिए कहता हूँ, रिसर्च के लिए कहता हूँ, तो भाई आप मतलब आपके सामने वाला जो होगा ना, वो बंदा टिक नहीं सकता। आपका जो लेवल होगा ना, और जो पेशेंट को समझाने का जो वे होगा, सब चेंज हो जाएगा।
आपका जो पेशेंट को देखने का नजरिया होगा, जो सोचने का लेवल होगा, सब चेंज हो जाएगा। और आई थिंक उन लोगों का जरूर हुआ होगा जिनके रिव्यू आते हैं, जो अपने 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 को रिवीजन करते हैं कि हाँ, हमने आज ये सीखा और ये चीजें, और उसको अप्लाई करते हैं, उन लोगों का जरूर चेंज हो गया होगा। और ये चेंज ही हमारी लाइफ में एक प्रोफेशनलिज्म लेके आता है। ये चेंज ही पेशेंट को, जब आप उसको समझाते हैं ना इतना प्यार से, उसके एक एक चीज खोल के बताते हैं, तो वो आपके सामने रो देगा कि मेरे को कभी किसी डॉक्टर ने, कभी किसी वैद्य ने, कभी किसी ने भी इतना ओपनली नहीं बताया, इतना आसान से खोल के नहीं बताया कि ये चीजें हैं गड़बड़, और ऐसे ठीक हो सकती हैं और इतनी आसानी से हो सकती हैं। और यदि आपने इतना सा सीख लिया ना, मेरे हिसाब से किसी के सामने हाथ यूं फैलाने की जरूरत नहीं होगी कि मेरे को ट्रीटमेंट बता दो। यस सर। तो भाई हम आपको वो नहीं बनाना चाहते हेमा प्रेमा जी, कि आप किसी से पूछो कि भाई मेरे को ये बता दो ट्रीटमेंट। नहीं समझे आप? हाँ जी हाँ सर, समझी मैं। हाँ, तो आप और जो भी रिव्यू नहीं डालते भाई, वो हम उसमें मतलब हम ये नहीं चाहते कि आप ऐसा करो। उस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, और ये आप पहुंचने वाले हैं, आप खुद चाहते थे, तब आप हमसे कांटेक्ट हुए, नहीं तो क्लास में तो और बहुत सारे लोग थे। जी हाँ सर। अब हमारी जिम्मेदारी, आप यहाँ तक आ दोगे, अब हमारी जिम्मेदारी है कि सब साथ उसको रखें, उसको साथ, हाथ से हाथ पकड़ के रखें। कहीं कहीं टूट रहा है, छूट रहा है ना, तो उसको साथ लेके आना। नहीं भाई, छूटना नहीं है, आ साथ में, कहाँ रह रहा है। क्लास में होता है ना कि किसी को एक चैप्टर याद नहीं होता है, तो उसका दूसरा सपोर्ट करता है, तेरे को आजा मैं समझाता हूँ। क्या नहीं समझ में आया बता। उसका रिवीजन करवाता है, उसका साथ देता है, और उसको हर एक उस पे खड़ा करता है कि हाँ तेरा गलत है कि ठीक है। याद करो ना क्लास के दिन, कि एक दूसरे से सुनते थे हम, कि और एक दूसरे को समझाते थे, अच्छा तेरे को ये नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन याद नहीं हुआ, वो एक दूसरे को बोलते थे, यार मेरे को ये आंसर याद नहीं है, मेरे को ये बता, ये मैं सुना रहा हूँ तेरे को, ये मैं कर रहा हूँ। वो क्या था कि सब एक क्लास में तो आगे, अब सबको एक साथ आगे लेके चलना है, तो वही हम चाहते हैं। ठीक है जी, तो आप उसमें अपना हाथ ना छुड़ाएं। जी हाँ सर। ठीक है, अपना हाथ पीछे नहीं खींचना है, आगे रखना है, एक पैर और आगे रखना है। ठीक है, और अपना इंटेंशन, अपना जो रिव्यू आपको क्या समझ आया, वो डेली आपको ग्रुप में डालना ही है। ठीक है, और मैं आपके आज के कमेंट के लिए, आज की इसके लिए, कि साधक पित्त, पाचक पित्त, प्राण वायु, व्यान वायु क्या होती है, आप डिटेल से सब ग्रुपों में लिख दीजिए, डिटेल से सब ग्रुपों में लिख दीजिए, और लिख दीजिए कि ये कहाँ पे सीखी जाती है। नाड़ी में ये चीजें पाई जाती है, और नाड़ी से ईसीजी के बारे में आप क्या जान सकते हो, एक डिटेल नोट आप बना लीजिए। ठीक है, और सब में डाल दीजिए भले ही। इससे क्या होगा, सबको सीखने को भी मिलेगा, सबको सीखने को भी मिलेगा, और इससे आपको भी ये चेक करना, आपका भी चेक हो जाएगा कि कितना आया। और आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आपको ये मोटिवेशन भी मिलेगा जब आप इसको सब ग्रुपों में लिखेंगे ना, जिस जिस ग्रुप में आप हैं, पहले अपने अपने उस पे ही एक पूरा नोट बनाइए, और फिर आप इसको डालिए। ठीक है, चेक करिए कि कहाँ क्या क्या है, और फिर आप इसको डालेंगे ना, तो जो भी पढ़ेंगे तो वहां पे लाइक या कुछ ना कुछ तो देंगे ना, वो देंगे, तो मेरे हिसाब से आपको मोटिवेशन मिलेगा। यस और नो? यस सर। और वही मोटिवेशन आपको काम कर जाएगा कि हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं ये वेट करूंगा
कि आप इसके ऊपर जरूर अपना 5-10 मिनट का समय निकालें, ठीक है। और मैं फिर से मैं आपको ये मैं बोलता हूँ कि आगे की क्लास उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोग अपना एक कदम नहीं रखना चाहते। वो बोलते हैं ना जब मतलब ये इसमें होता है ना जो उसके ऊपर जाते हैं पहाड़ पर, जो चोटियों पे जो चढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, पर्वतारोही, माउंटेनर्स। उनको एक बात साफ क्लियर कट कर दी जाती है कि इससे आगे का रास्ता उनके लिए है जिनकी हार्ट मजबूत हो, ब्रीदिंग मजबूत हो, हौसले मजबूत हो, शरीर साथ दे रहा हो, हाथों में वो हो, और ब्रेन उनका चेतना के साथ चलते हो। क्योंकि यदि चेतना के साथ नहीं चले, रिमेम्बरिंग नहीं है, उनकी पावर नहीं है, तो वो कहीं भी मतलब बेसुध हो सकते हैं ऑक्सीजन से, और उससे है ना हार्ट की प्रिपरेशन बढ़ सकती है। तो आगे का रास्ता वही माउंटेनर्स का है, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए, इस बात की गहराई आपको मेरे हिसाब से आज से होगी कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है जी। तो मुझे दोबारा से ना बोलना पड़े, क्लियर? जी हाँ सर। जी सर। ठीक है। और आप लोग एक और भी डाल दीजिए वहां पे कि आज से सबको रिव्यू डालना कंपलसरी है। ओके। ठीक है, सभी लोग कि आज से सबके लिए रिव्यू डालना कंपलसरी है, ठीक है। और डेली डालेंगे। डेली कोई नहीं डाल रहा है ना, एक नहीं डाल रहा है तो वो दूसरे को लिए बोलेगा उसको कि टाइम, अब भाई तेरा रिव्यू नहीं आया, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। ओके इससे सर। तो हम लोग को भी फायदा होगा ना सर। भाई वो मुझे नहीं पता, कल्पना जी फायदा किसको होगा मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, मतलब पढ़ने का भी, रिवीजन करने का भी, अभी जो हाँ, सृष्टि हो रही है ना, उससे उस और रिव्यू एक्टिव हो से क्या जाएगा ना। फायदा होगा आप लोगों को? यदि आप 10 लोग हैं और 10 लोगों के 10 रिव्यू आए, तो आपको हो सकता है कोई बात छूट रही हो, और वो यदि दूसरे को समझ में आई और उसने वो लिख दी, तो आपको एक अलग चीज मिली कि नहीं मिली? जी सर। और जी हाँ। जिसने अच्छा लिखा उसको लाइक तो करेंगे ना लोग, इतना तो समय निकाल ही सकते हैं ना कि ग्रुप में जाके लाइक तो कर सकें। हाँ और हाँ। उसको लाइक किया तो जिसने लिखा उसको मोटिवेशन मिलेगा, वो कल को और फिर से ध्यान देगा। और हमें वो बात समझ में नहीं आई तो हम भी दोबारा से ध्यान देंगे, नहीं? नहीं तो बाकी तो फिर ऐसे घूमने वाले तो नहीं भी। नहीं नहीं, ध्यान देंगे ही। हाँ, ठीक है। तो ये कहीं आप ये सोच रहे हो नहीं शायद, मतलब है ना सर अपने लिए लिखवा रहे, नहीं भाई, अपने लिए नहीं लिखवा रहे। दिस इज नोट्स, ये आपकी क्लास का नोट्स है। आपने क्या समझा, क्या सीखा, क्या जाना, वो अब मतलब ऑफलाइन होते तो शायद हो सकता है आपसे पूछ लेते। अभी ये पूछें या और कुछ करें तो वो तो उतना तो समय नहीं है ना। तो ये नोट्स है, समझ में आई बात? ये आपका होमवर्क है। और जो होमवर्क नहीं करना चाहता, होमवर्क नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे हिसाब से कोई जगह नहीं होती, ठीक है। तो सबको अपना अपना होमवर्क डेली करना है। और जो दूसरा नहीं करता है उसको बताना, याद दिलाना, भाई तेरा होमवर्क नहीं आया आज का, ओके सर। ठीक है। और आज का होमवर्क हर जगह, हेमा जी, आप अच्छे से एक्सप्लेन करके साधक पित्त, पाचक पित्त, प्राण जो भी है, अवलंबक पित्त, प्राण वायु, व्यान वायु, है ना, चारों को एक अच्छे से एक्सप्लेन करके डाल दीजिए, ठीक है। ठीक है। और सब जगह, चाहे वो फिर आश्रम ग्रुप हो या कुछ भी हो, XYZ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है जी। ठीक। ओके, जी हाँ सर, थैंक थैंक यू यू, सर। गुड डे, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू। हैव अ नाइस